चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को हम बहुपद के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। हम इसका पीडीएफ भी बना लिए हैं, इसके बारे में कुछ लिख भी लिए हैं। आज आपको हम बहुपद के बारे में बताएंगे। कल पढ़ाए थे इसके बारे में ना। बहुपद इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स, बहुपद, ठीक है ना। बहुपद जानने से पहले थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। बहुपद जब भी पढ़ोगे जिसमें चर और अचर राशियों को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? चर राशि। क्या पढ़ते हैं? चर राशि। जबकि इसमें चर राशि को पढ़ना नहीं है, लेकिन जानकारी रखना बहुत जरूरी है। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? किसी को डेफिनेशन पता है चर राशि का? किसी को नहीं पता है? देखिए, हम लिखे हुए हैं, जिस राशि का मान, जिसको लिखना लिख सकते हैं, जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे चर राशि कहते हैं। बताए हैं कि नहीं चर राशि के बारे में? जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में, गणितीय का मतलब मैथमेटिक्स में, वो हमेशा क्या रहता है? स्थिर नहीं रहता। इसको शाब्दिक अर्थ में बोल सकते हैं, जिसका मान अस्थिर रहता है, ठीक है ना। वो फिक्स नहीं रहता है। जैसे एग्जांपल में क्या हो सकता है बताइए तो? एक्स, वाई, जेड इत्यादि। इसको आपको हम कल पीडीएफ के तौर पर हम निकाल के फोटोकॉपी दे सकते हैं, या तो इसको हम मोबाइल में पीडीएफ डाल देंगे, जिसके पास मोबाइल होगा देख लीजिएगा, और नहीं तो इसको हम निकाल के आपको हम कल लाकर दे देंगे। अभी हम नहीं ला पाए हैं, आज दिन भर तो लिखे हैं इसीलिए नहीं ला पाए हैं, कल दे देंगे। अब अचर राशि, जिसको लिखना है लिख सकते हैं, अचर राशि। जिसको नहीं लिखना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये दे चुके हैं, हम देंगे, आसानी से आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो, अब इसको जिस राशि का मान क्या होता है बताइए तो? जिस राशि का मान गणितीय, बोलिए, प्रक्रियाओं में, नहीं ऐसे मत लिखो, प्रक्रियाओं में नियत रहता है। नियत का मतलब फिक्स रहता है, उसे क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। जैसे में क्या हो सकता है बताइए तो? 10 लिख सकते हैं, 5, 15। पहले इन दोनों को ध्यान दीजिए, इसका मान बदलता रहता है, इसका मतलब हो गया कि स्थिर अस्थिर है। इसका मान स्थिर नहीं है, एक जगह नहीं है। इसका मान, एक्स का मान वैल्यूएबल कुछ रखोगे ना, जैसे कोई समीकरण मेरे पास आ गया, एक्स का मान अगर कुछ रखोगे तो कुछ आएगा मान, किसी का कुछ आएगा मान। हमेशा क्या रहता है? चेंजेस रहता है मान। समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहे हैं? कि मान हमेशा बदलेगा। अगर वो एक चर वाला समीकरण है तो एक्स का वैल्यू कुछ आएगा, कुछ रखेंगे तो कुछ आएगा, कुछ रखेंगे तो कुछ आएगा, यानी अलग अलग मान रखोगे तो वैल्यू भी क्या आएगा? अलग अलग आएगा। लेकिन हम अचर राशि को हम बदल नहीं सकते हैं। 10 को हम 10 ही रखेंगे, 5 को हम 5 रखेंगे, 15 को 15 रखेंगे। समझ में आ रहा है ना? ओके, आगे अब बहुत मेन है, देखो इसको हम जानबूझकर बता रहे हैं कि चर और अचर राशि को समझ जाओ, बहुपद समझना इसके लिए बहुत है क्या है, आसान हो जाएगा। अब हम चलते हैं बीजगणितीय, बोलिए, व्यंजक। कल बताया, कोई बता सकता है डेफिनेशन इसका अगर ये पढ़ा है तो? एक या एक से अधिक, बोलिए, व्यंजकों के पदों के संयोजन से बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। चलिए, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक बीजीय पदों के संयोजन। संयोजन का मतलब क्या होता है? बोलिए, जोड़ या घटाव।
से बना व्यंजक, बोलिए, बीज गणितीय कहलाता है। ध्यान से देखिए, एक या एक से अधिक यानी सिंगल पद को भी क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। इससे ज्यादा पद होगा उसको भी क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक बोलेंगे ना। कि संयोजन से, संयोजन का मतलब होता है मेल से। संयोजन का मतलब क्या होता है? मेल से। मेल कब होगा? जब जोड़ेंगे, जब घटाएंगे, जब गुना करेंगे। अब इसके बाद में गुना भी आएगा। से बना व्यंजक क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक। जैसे मैं बताऊं तो क्या लिख सकते हैं? बोलिए, देखो चल नहीं रहा। इसको लिख सकते हैं 3x² हो सकता है प्लस 8, ये हो गया ना। 9x प्लस -10 कर सकते हैं इस तरह का। 3x प्लस 5 प्लस 2 कर सकते हैं ना, इत्यादि। तीनों समझ में आया? दिख रहा है क्लियर? हेलो ए लड़की, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दो। अब इसके बाद क्या आता है? बहुपद। क्या आता है? मेन जो पढ़ना है वही हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे पहले बताए थे ना, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं के से प्रति वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हमको संख्याओं के बारे में पढ़ना पड़ता है। बहुपद पढ़ने से पहले हमने थोड़ा बहुत क्या जानकारी ले लिया? राशियों के बारे में, चर और अचर राशियां। उसके बाद बीजीय व्यंजकों के बारे, बीजगणितीय व्यंजक के बारे में पढ़े। देखो, अगर इससे पहले भी पढ़ता तो व्यंजक के बारे में पढ़ना होता, बीज गणित पढ़ना पड़ता और थोड़ा सा, लेकिन काफी है इतना बहुपद समझने के लिए। अब देखिए बहुपद क्या है? चर अचर, चर अचर के, बोलिए क्या है? चर अचर के गुणांक तथा ऋणेतर, समझा दे रहे, ऋणेतर घातांक के जोड़, घातांक के जोड़। देखो इसी का डिफिनेशन लिख रहे हैं। देखो, जोड़ घटाओ तथा जोड़ घटाओ तथा गुणन की क्रिया, गुणन की क्रिया वाले बीज गणितीय व्यंजक को क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है। मेन जो पढ़ना है, ध्यान दीजिए, इसी को मेन समझना है कि हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, अब क्या पढ़ रहे हैं? पहले बहुपद देखिए, चर अचर के गुणांक, चर अचर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक के जोड़ घटाव। ऋणेतर घातांक माने चर अचर के गुणांक तथा ऋणेतर, निगेटिव होना चाहिए, जोड़ घटाव तथा गुणन की क्रिया वाले तथा मल्टीपल की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद। इसको क्या कहेंगे? बहुपद। इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? लेकिन है दोनों क्या ये? और बीजगणितीय व्यंजक को क्या कहते हैं? लेकिन बहुपद में, बहुपद का जो घात होता है वह धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए। धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए। गर्मी है ना हो? अब देखिए, इसको भी लिख दे रहे हैं स्टार देके। बहुपद में चर का घात धनात्मक पूर्ण संख्या होता है, यानी होना चाहिए और होता ही है। अगर ये नहीं होगा तो बहुपद वह नहीं कहलाएगा। अगर धनात्मक पूर्ण संख्या नहीं होगा, नकारात्मक होगा, तो उसको बोलेंगे यह बहुपद नहीं है। ठीक है ना? आगे है बहुपद। बहुपद को किसे दर्शाते हैं? P ऑफ x, Q ऑफ x, बोलिए, G ऑफ x तथा
एफ ऑफ एक्स के द्वारा बोलो सूचित किया जाता है। ठीक ना, नीचे दिख रहा है ना इसमें, और कहां तक जा सकता है? थोड़ा और बस इतना, हाथ है दिख रहा है? हाँ, हाथ नहीं दिख रहा है इतना दूर तक ना। चलिए इतना दूर तक दिख रहा है तो थोड़ा सा रुकते हैं, वेट करते हैं। पकड़ो इसको, थोड़ा स्टेज नहीं ना है कि इसको रख दें। ध्यान दीजिए, 2 मिनट का और समय लेंगे। बहुपद पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल क्या है, लेकिन ये सब मिलित है। कैसे? देखिए, चर और अचर के मेल से, चर और अचर के मेल से, चर और अचर के मेल से, है ना, पद बन रहा है ना। तो यानी वो भी क्या है, जरूरी था। हमने बीजगणितीय व्यंजक को परिभाषित किया और यही बीजगणितीय व्यंजक बाद में क्या कहलाया? लेकिन इसमें एक कंडीशन दे दी है। क्या कंडीशन दी है? कि बहुपद में चर का घात क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए, है ना, कंडीशन है ना। ऐसे तो बीजीय व्यंजक नकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है, उसका पावर निगेटिव भी चलेगा, क्योंकि बीजीय व्यंजक है, बीजगणितीय व्यंजक है, वह नकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन वह बहुपद नहीं हो सकता है जिसका मान पावर क्या हो? नकारात्मक हो, निगेटिव हो। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब हम क्या लिखे हुए हैं? बहुपद को P ऑफ एक्स, Q ऑफ एक्स, G ऑफ एक्स तथा F ऑफ एक्स के द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता। इतना तो समझ में आ गया। कोई उतारा तो नहीं होगा? नहीं उतारे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। कल इसको हम आपको, ये तो खैर आप वीडियो पे भी देख सकते हैं, अब इतना जल्दी मिटेगा नहीं, और इसको हम PDF के तौर पर बोले हैं देने के लिए, हम आपको इसको PDF के तौर में भी दे देंगे। लाओ दिखाओ तो, लाओ तो इरेजर। ठीक है ना, इसको मिटा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को नहीं ना है? चलिए, बहुत मेहनत लगा है लिखने में इसको, ठीक ना। बोलना चाहिए, स्टार्ट है ना। है? देखिए, अब हम क्या बता रहे थे? बहुपद, इसको और नीचे लिख देते हैं ना, नहीं दिख रहा है तो। अब दिख रहा है? बहुपद सब चलेगा। देखो तो बहुपद क्या भी लिख रहे थे? P ऑफ एक्स में यदि A0 प्लस A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस कहाँ तक जाएगा? n xn, जहां n किसके बराबर नहीं होना चाहिए? अगर वह 0 के बराबर होगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि सभी का मल्टीपल 0 हो जाएगा ना। चूंकि A1, A0, A1, A2 और an कौन सी संख्या है? ध्यान रखिएगा, सभी जो संख्याएं होगी क्या होगी? वास्तविक संख्या होगा। ठीक है ना। ये हो गया बहुपद पहचानने का तरीका। क्या हो गया? बहुपद पहचानने का तरीका। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। बहुपद का क्या लिखा हुआ है? बहुपद का घात। ठीक है ना, बहुपद का घात। अब बहुपद का घात मोजबानी समझा दे रहे हैं। यानी किसी बहुपद में जो चर है, जो एक चर वाला है, उसका अधिकतम घात को बहुपद का क्या कहते हैं? घात कहते हैं। बहुपद का घात बड़ी आसानी है। अगर कोई पूछे कि इस बहुपद का घात कितना होगा, तो उसका पावर जो सबसे ज्यादा होगा ना, उसको बोल दीजिएगा कि बहुपद का क्या है? वह घात है। लिख दे, इसको भी लिख देते हैं। यदि कोई बहुपद एक चर में हो, तो चर के घात के अधिकतम घात को क्या कहेंगे? बहुपद का घात का बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के द्वारा समझा देना। जैसे देखिए तो बताते जाइएगा। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 है ना, में चर x का अधिकतम घात कितना है? में चर x का अधिकतम घात कितना है? बोलिए
3 है, 3 है ये। अधिकतम घात कितना है? 2 है। यही बहुपद का क्या है? हाँ, इसी को बहुपद का क्या बोलते हैं? घात कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? बहुपद इसका मतलब अगर कोई पूछे आपसे तो बहुपद बता सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ठीक है ना। घर में मोबाइल होगा, आप लोग देख भी लीजिएगा इसको। अब जो मेन चीज बताने जा रहे हैं वो है बहुपद का, बोलिए, बहुपद का क्या है? मानक रूप। अच्छा, मानक रूप तो ऐसी मुझबानी समझ में आ जाएगा, है ना। क्या बताओ तो? या तो घटते क्रम या तो जब कोई बहुपद या तो बढ़ते क्रम में हो या तो उसे हम बहुपद का क्या बोलेंगे? रूप, ठीक है ना। इसको थोड़ा बहुत नॉर्मल लिख दें। जब कोई बहुपद, जब कोई बहुपद, जब किसी बहुपद को उसके चरों के घातों को, चलो लिख दे। जब कोई बहुपद बढ़ते या घटते क्रम में हो तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद का मानक रूप कहेंगे। देखो, इसमें थोड़ा सा डिटेल से लिख दिए हैं, बड़ा लिख दिए हैं, लंबा लिख दिए हैं, ठीक ना। शॉर्ट में समझा दिए हैं। जब कोई बहुपद बढ़ते या घटते क्रम में हो, तो बढ़ते या घटते क्रम का मतलब होगा उसका चर का जो पावर है वो बढ़ते घटते क्रम में रहना चाहिए। जैसे देख लीजिएगा, जैसे 3x के पावर 3, 4x स्क्वायर, 6x के पावर 1 और प्लस कितना? 7। जैसे बताओ तो इसमें चर राशि कौन सा है? x ना, x चर वाले हैं, चर राशि शुरू में बताए हैं, ठीक है। वेरिएबल्स, इस चर का अधिकतम घात 3 के बाद अधिकतम घात 3 के बाद 1 के बाद यहाँ, अब ये घटते क्रम में है, इसी को बोलते हैं मानक रूप। अगर इसको अपोजिट लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? वो भी क्या होगा? मानक। समझ में आ रहा है? उतारने की आवश्यकता नहीं ना है, माइंड में ऑब्जर्व हो गया। एक चैप्टर को अगर 3 दिन पढ़ा जाए केवल बेसिक नॉलेज के तौर पर, तो आपको समझना बहुत क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब आप जो पढ़ाने जा रहे हैं, आप जो बताने जा रहे हैं, वो आप पूरा पढ़े हो, पूरा गर्मी लग रहा है ना हो, वीडियो चल रहा है बढ़िया से ना, ठीक है, मिटा दे रहे हैं। अब क्या है? बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण, इसका मतलब उतना दिन से पढ़ाए हुए काम कर रहा है। देखो तो, बहुपद का, बोलो, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। अब कितने आधारों पर बांटा गया है? बोलिए, कितने आधार पर? कितने आधार पर बांटा गया है? बताइए कौन कौन? बोलिए। पद के आधार पर और चरों के घात के आधार पर, है ना, घात के आधार पर। पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, है ना। और घात के आधार पर एक घाती, जिसको हम रैखिक बोलते हैं, द्विघाती, त्रिघाती, चतुर्थ घाती। क्या इसको भी लिखना जरूरी है? चलिए लिख देते हैं। बहुपद का वर्गीकरण। हाँ, बहुपद को कितना लिख दिया? पहला सीधे लिख देते हैं ना। पहला, पदों की संख्या के आधार पर। दूसरा क्या होगा? घात के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, यानी दोनों आपको आता है, फिर भी अगर हम बता रहे हैं तो सबको बताना जरूरी है ना। चलिए ध्यान दीजिए। अब हम चलते हैं। पहला है पदों के आधार पर। क्या हो जाएगी? पहला क्या हो जाएगा? एक पदी, बहुपद। दिख रहा है ना? एक पदी, ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद? देखो लिखते जा रहे हैं।
बहुपद में, बोलिए, केवल एक पद हो। बस उसे क्या लिखना जरूरी है, समझ में आ गया होगा ना। जैसे क्या होगा बताइए तो, 3x 7 2x स्क्वायर हो सकता है इत्यादि। अब उसमें लिखा हुआ मत जाइए, इस पर अपने मन से समझा रहे हैं ना, तो यहां ध्यान दीजिए। दूसरा क्या हो जाएगा बाबू, बोलो बोलो, द्वि, बोलिए, जिस बहुपद में केवल जिस बहुपद में, यहां में छूट गया है, देखो तो ध्यान से, केवल कितने पद हो, दो पद हो, उसे लिखना जरूरी है, उसे समझ लो। वाई टॉकिंग प्लीज। हम यहाँ देखो मेहनत कर रहे हैं, गर्मी में हम अति कर रहे हैं आप लोगों की। जैसे बताओ तो एग्जाम्पल क्या होगा बाबू, 4x + 6 3x स्क्वायर + 8 इत्यादि चलेगा ना, चलेगा कि नहीं चलेगा। अब क्या बच गया, त्रिपदी बचा छोटू, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी जिस बहुपद में, बोलो, जिस बहुपद में अगर 3 पद नहीं रहेगा तो कहना कि जितना पद होगा उसको उस पद के आधार पर बांट देंगे। अगर जिसमें 2 पद नहीं रहेगा तो उसको द्विपदी हम नहीं कहेंगे, 3 पद नहीं होगा तो त्रिपदी नहीं कहेंगे। बोलो, जिस बहुपद में कितने पद हो, पद हो। जिस बहुपद में केवल 2 पद हो, जिस बहुपद में कितने पद हो, 3 पद हो। जैसे बताओ तो क्या हो सकता है, 4x³ + 6x + 9 हो सकता है ना, है ना, हो सकता है ना। 4x³ + 6x + 9 ये कौन सा हो गया, बहुत गर्मी लग रहा है। पानी नहीं रहता तो ज्यादा बेटर होता। इसके बाद हो गया, बाद थोड़ा सा और बाकी है, इसके बाद और दिख रहा है, यहां तक चलेगा ना, एक लाइन और चलेगा और ऊपर हट जाएगा। कौन सा पद है, डी, चतुर्थ बहुपद है ना। क्या लिखेंगे, जिस बहुपद में, बोलो, 4 पद हो, उसे क्या कहते हैं, चतुर्थ बहुपद कहते हैं। अगर आपसे पूछेंगे नहीं बताओगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आई एम सेइंग क्लियरली, ओके। चलिए जैसे में बताओ तो क्या होगा, बोलिए, 3x⁻³ 4x² + 6x - 8 4 पद हैं इसमें। पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी। इसके बाद उसको बोलेंगे क्या, हम बहुपदी बोलेंगे, जिसमें बहुत सारे पद हों। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आया, शुरू से नहीं आया, कहां से, बोलिए, वर्गीकरण से, इसमें, यहां से। चलिए, बहुपद का वर्गीकरण क्या है, बहुपद का वर्गीकरण कितने आधार पर, बोलिएगा सब समझ में आएगा। किसके आधार पर, 2 का मतलब होता है एक पद, एक होता है घात। पद और एक घात। पद के आधार पर, देखो पद के आधार पर लिख रहे हैं, एक पदी बहुपद, एक पद जिसमें कितने पद, क्लियर बोलो, हाँ या नहीं। एक पद मतलब ये एक पद नहीं है। क्या नहीं समझ में आ रहा, उसको क्लियर बोलो, बोलो क्या नहीं समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझे तो छूट जाएगा यहां से। एग्जाम्पल में देखो, एक पद उसको बोलते हैं जिसमें केवल एक ही टर्म हो, जैसे 7 सिंगल है ना, किसी प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, घटाओ के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं ना है, वो सिंगल है ना। चलो तुम्हारे से अलग से एग्जांपल देते हैं। ये कितना लिखा हुआ है,
और कोई अंक है इसमें? कितना पद हो गया? कितना पद? एक ही पद है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ अटैच है, गुना के साथ। जब भी गुना होता है तो एक हो जाता है, एक हो जाता है ना, इसीलिए एक पद हो गया। समझ में आया? चलिए दूसरा, द्विपदी। बीच में क्या है? चलो बीच में क्या है? एक और एक मिलिए कितना बन गया? दो। प्लस और माइनस के साथ जुड़ जाएगा। देखो प्लस के साथ जुड़ोगे ना तो पक्का दो को बनेगा, लेकिन अगर दोनों सजातीय राशि रहेगा, जैसे देखो 4x + 4x कितना हो जाएगा? लेकिन इसको द्विपद हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों एक जाति का था ना, और दोनों को जोड़े तो एक ही रह गया, इसीलिए एक पद हो गया। दो पद में दोनों अलग अलग पद होने चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए। 4x अलग है ना, और 6 क्या है? ये है चर और अचर का मिश्रण, और ये अचर पद है ना? समझ में आया? अब हो गया त्रिपदी। त्रिपदी में देखो तो एक पद, दो पद और कितने? चतुर्थ पदी में एक पद, दो पद, तीन पद और कितने? क्लियर? समझ में आया? चलिए लाओ तो बाबू। अब हो गया, आहा मिटा तो दिए। चलिए अभी हम इसका इलाज करते हैं। अभी किसके आधार पर है? घात के आधार पर। घात के आधार पर देखिए पहला क्या है जी? बोलो एक। अब यहां से समझते चलिएगा क्या बात है, बोलिए। लड़ाई कर रहे हैं ना अभी, आज को लड़ाई हम छुड़ा देते दोनों का। चलिए देखिए हम घात के आधार पर कितना नहीं दिख रहा, उसमें एडजस्ट हो जाना। 5 चलो, उसमें 5 हो जाएगा। अब चलो थोड़ा सा बैठ जाओ, 6 हो जाएगा। कहाँ लगल बैठे हुए? चलिए ध्यान दीजिए, घात के आधार पर कितना? एक घाती का मतलब जिस चर का अधिकतम घात कितना? क्या लिखा हुआ है? पढ़ो क्या लिखा हुआ है? जिस बहुपद, बोलो जिस बहुपद, क्या पढ़ते हो? हिंदी नहीं पढ़ने आता है? चर का चर लिखा होला तो जिस बहुपद का चर का घात एक हो, हाँ उसे क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। ध्यान दीजिए, देखो एक घाती को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। एक घाती बहुपद, बहुपद छूट गया, नीचे लिख दिए, ठीक ना? चर का अधिकतम घात 1, जैसे बताइए क्या हो सकता है? 3x + 1। ये चर है, इसका पावर कितना है? इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एक घाती। लिखा हुआ है उसको बोलो ना, कम से कम उसको भी नहीं बोल रहे हो, उसको बोलते हम देख रहे हो तरेगन। अब ज्यादा नहीं तो एग्जाम्पल देंगे, हो गया ना? ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? बोलिए, है ना? जिस बहुपद का चर का घात कितना होगा? 2 हो, उसे क्या कहते हैं? जल्दी बोलिए। उसे द्विघाती बहुपद कहते। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? जिस बहुपद का चर का घात कितना हो? 2 हो, उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे में 2x² + 6 चल सकता है? 9x² + 8x + 3 हो सकता है? चर x चर वाला है, ए भी x चर वाला है। अब जिससे पूछेंगे बताइएगा इसका अधिकतम घात कितना? अधिकतम घात कितना है? बहुपद एक घाती है, क्या कौन सा है? चलिए बोलिए, अब क्या हो गया? त्रिघाती बहुपद का डेफिनेशन तो नहीं बोल दो तो?
तुम लोग को तो बहुपद बोल रहा है कि नहीं आ रहा, अब कैसे समझाया जाए? 3 दिन से पढ़ाने के बाद भी बावजूद यही होता है स्थिति, सब आ ही जाता है। जिस बहुपद का चर का घात कितना होगा? 3 हो, उसे हम कहेंगे कि कौन कहेगा? हाँ, अच्छा 3 लिखा गया, गलती हो गया तो 3 लिखा गया, हो गया, शुद्ध हो गया। चलिए अब एग्जाम्पल भी दे दें। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या दे बोलिए, जल्दी बोलिए। हो गया ना, ज्यादा नहीं दो। 3 घात वाला, कोई भी 3 घात वाला लिख सकते हो। 3x³ + 8, 3x³ - 4, 4z³ - 6, कुछ भी लिख सकते हैं। क्यों होना चाहिए उसका एक चर का घात। अब क्या हो गया लास्ट में? चतुर्घाती, चतुर्थ घाती लिख देते हैं। इसका डिफिनेशन कोई बोल सकता है? जिस बहुपद का चर का अधिकतम घात उसे घाती जैसे में बताओ तो एग्जाम्पल में क्या होगा? 4 3x + 8। बार बार हम x वाला दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब y भी दे सकते हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है ना। अब इसके बाद भी कुछ पढ़ना है। शून्य बहुपद, इसके अलावा भी कुछ 2 प्रकार के बहुपद हैं। शून्य बहुपद है ना, बहुपद। एक और बहुपद है, वो हम आपको था। बुक दिखाई थोड़ा सा, ला तो किताब, बोलो किताब तो ना है। मोड़ो मत उसको, फाड़ दो बीच से, कल देना है, आज ही फाड़ दो उसको, नील बटा पदुम कर दो। चलिए शांति, थोड़ा सा शांति रहो ना, अशांति तो फैला के रखते हो। हैं? अच्छा नाव बना रहे हैं तो इसको हम नाव में ले जाएंगे। देखो एक होता है थोड़ा सा, अब थोड़ा सा अति हो रहा है। शून्य बहुपद एक शून्य बहुपद है, एक अचर बहुपद है। इसके बारे में बताएंगे। अचर बहुपद का मतलब होता है जिसमें अचर पद होता है, अचर पद वाला पद अचर बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद जिसमें सभी पदों का गुणांक शून्य होता है, उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। इसको हम आगे बताएंगे और आगे पीडीएफ में देते जाएंगे आपको। आगे है बहुपद का मान ज्ञात करना, बहुपद के शून्य ज्ञात करना, है ना, ये सब बहुत सारे हैं। चलिए धन्यवाद, समझ में आ गया होगा तकरीबन, समझ में आया ना? क्या बोलना है बोलो, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोले हैं। चलिए आपको लगेगा तो सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, नहीं तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, मारेंगे ना।